उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार डेवलपमेंट के कार्य करवा रही है और उन पिछड़े क्षेत्रों पर बहुत फोकस कर रही है जहां पर जनजीवन को लेकर के आम सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया सबसे पिछड़ा माना जाता है, जहां पे लोगों को खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो पेयजल भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा उनकी समस्या है जो खेती किसानी करते हैं, किसान हैं, आवारा पशु बड़ी संख्या में हैं। इन सारी समस्याओं के बीच में बुंदेलखंड का डेवलपमेंट भी करना है और लोगों की बेहतरी के लिए सरकार को काम भी करना है। ऐसे में हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के जालौन ज़िले में और हमारे साथ हैं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे जी। यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य कराए गए हैं, आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ की रूपरेखा खींची गई है। सर, जब आप यहाँ पे आए तो आपके सामने किस तरीके की चुनौतियाँ थी बुंदेलखंड में, और उसको दूर करने के लिए आप सरकार के साथ मिलकर किस तरीके की योजनाओं को फोकस किए हैं? देखिए, जालौन जो है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है और जालौन में जो मुख्य रूप से समस्या हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत, वो एक था जो हमारे निराश्रित गोवंश हैं उनकी समस्या थी। दूसरा जल संरक्षण को लेकर के, चूँकि बहुत जो फसलों का उत्पादन है वो एक या दो ही हो पाता था, तो पानी की वो। और तीसरा तुम्हारी जो सरकार की सब प्रियॉरिटी के कार्य हैं वो है जल जीवन मिशन का कार्य था, जो हर घर जल योजना है, और फसल चक्र। इन सब मुद्दों को लेकर के और साथ ही जो शासन की प्राथमिकता थी उनको सूचीबद्ध करके काम करना शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने निराश्रित गोवंश को लिया। पुलिस अधीक्षक से परामर्श करके, क्योंकि गोवंश सड़कों पर बैठे रहते थे, ट्रैफिक भी बाधित होता था और गौशालाओं में उनके लिए आवश्यक समुचित प्रबंधन का अभाव था, तो वह सब बिंदु को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए 100 जनपद में, जहाँ पर गोवंश दिन रात बैठे रहते थे और कभी उनसे एक्सीडेंट हो जाता था, तो कभी गोवंशों की डेथ हो जाती थी, चोट लग जाती थी। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों की फसलों को चट कर जाते थे, किसान भी परेशान था। तो उनकी मैपिंग करके उनको आसपास के जो गोआश्रय स्थल थे उनमें वहाँ पर उनको संरक्षित कराया गया। संरक्षण के बाद उनके खाने पीने का भूसा, चारा, इन सब का प्रबंधन कराया गया ताकि वो वहाँ पर कोई कठिनाई उनको ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो गोवंशों का संरक्षण है वो अच्छे से होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने गोआश्रय स्थल हैं 413 थे, उनमें सब में CCTV सर्विलांस से निगरानी का तंत्र किया गया। साथ ही 82 नोडल अधिकारी नामित कर प्रत्येक नोडल अधिकारी को 5-5 गोआश्रय केंद्र दे करके उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो हफ्ते में एक दिन उनका निरीक्षण करेंगे। गोवंशों का स्वास्थ्य बेहतर रहे इसलिए पशुधन प्रसार अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी, इनको भी दायित्व सौंपा गया कि जा करके नियमित रूप से गोवंशों की देखभाल करें। इन सब का ये परिणाम रहा कि एक आदर्श जो है गोआश्रय स्थल के संचालन में हम लोग सफल रहे और किसानों के खेतों में जाना बंद हो गया। रोड पे देखे होंगे, अभी आप यहाँ भ्रमण पर हैं, किसी भी सड़क पर कोई गोवंश ट्रैफिक में अब नहीं दिखता है। और साथ ही जो हरा चारा था, करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने खाली करा करके गोवंशों के लिए हरा चारा, नेपियर घास, चरी, इन सब का उत्पादन करा। और वो मौसम के अनुसार था कि कभी हमें बारिश में कैसे हरा चारा मिलेगा, जाड़े में बरसीम है, और इस तरह से पूरा कार्रवाई किया गया। तो अब कुल मिला करके गोवंशों के टीकाकरण से लेकर के उनके स्वास्थ्य, उनके खान पान और इन सब की एक मुकम्मल व्यवस्था अच्छे से हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये बल रहा है कि जो गौशालाएं हैं हमारी वो सेल्फ सस्टेन हों, ताकि उन पे जो लोग हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए गोआश्रय स्थल में गोबर से लकड़ी का उत्पादन दिया और बहुत सारे उत्पाद जो गोमय उत्पाद हैं, भगवान प्रभु श्री राम का मोमेंटो, दीप और विभिन्न प्रकार के जो सुवेनियर मोमेंटोज हैं, उन सब का भी निर्माण हमारे स्वयं सहायता समूह की जो है वो महिलाएं कर रही हैं। और इसमें करीब 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे लगे हैं जो इनसे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। यही नहीं, हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए
गोआश्रय स्थल का जो हमारी बृहद गोआश्रय स्थल है उनका संचालन भी हम लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह को दे रखा है और वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत ये जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने के लिए सभी ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव जो इसके मुख्य स्टेक होल्डर हैं उनको हम लोगों ने विधिवत प्रशिक्षण दिया। उनके अंदर एक भाव पैदा किया कि वो जिम्मेदारी महसूस करें कि ये गोवंश उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए हैशटैग चलाया गया कि मेरी गौशाला मेरी जिम्मेदारी। इससे वो काफ़ी प्रभावित हुए लोग और अपने आगे आकर के उन्होंने गोआश्रय स्थल पे प्रबंधन का जिम्मा लिया। एनआरसी बच्चे हमारे थे करीब 2500 के लगभग, जो कुपोषण माल न्यूट्रिशन से प्रभावित होते हैं। उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक एक जो है वो गाय दी गई और एक से अधिक भी गाय दी गई। साथ ही उनको 1500 रुपये महीने का वो दिया जाता है अंशदान। इससे उनके घर में चूनी चोकर भी था और खाद्यान्न भी था, इसके अलावा चारे की भी व्यवस्था थी। तो अब उनको गाय मिल गई तो प्रत्येक गाय में 1500 रुपये महीने पाते भी हैं और जो उससे दूध होता है उससे अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं और बिल्कुल रोजगार का सृजन भी एक तरीके से हो गया। साथ ही उनके हेल्थ के लिए तो आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक ढंग से जो हमारी संख्या लगभग 6500 थी कुपोषित बच्चों की, जो अध कुपोषित थे, वो घट करके अब 50 से कम रह गई है। तो एक तरह से जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि इसको 3-4 प्रकार से इसमें लाभ मिला। किसानों का खेतों में जो कठिनाई थी वो खत्म हुई। दूसरा, गोआश्रय स्थल में गोवंशों का बेहतर प्रबंधन और उनका पोषण होने लगा। अतिक्रमण युक्त जो है ज़मीन वो खाली हुई। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनसे लाभान्वित होने लगी। जो बच्चों का कुपोषण था वो भी दूर हुआ। बिल्कुल, आपने ये मुद्दा तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सफल रहा आपका, इस पे जो काम किए। अब कंप्लेन की संख्या भी कम हुई होगी। जैसे आप शुरू में आए होंगे तो कंप्लेन ज़्यादा आती है कि भाई डीएम साहब से कहो कि मेरी फसलें ये आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं कहीं से खबरें आती थी कि वहाँ पे भूसा चारा न मिलने की वजह से दम भी तोड़ रहे हैं, पेयजल संकट था। तो ये सारी समस्याओं का निदान तो हुआ होगा। अब कंप्लेन की क्या स्थिति है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की और सभी ग्रामवासियों को अखबार के जरिए से और जो प्रधानों का ग्रुप बना है उसके माध्यम से ये उनको घोषित कराया गया कि जब भी किसी के खेत में कहीं पर भी गोवंश दिखे तो आप कंट्रोल रूम को सूचित करें। ये प्रारंभ के 4 महीने की बात थी। तो उनमें हम लोगों ने वहाँ कैटल कैचर दस्ता जो प्रशिक्षित था विधिवत, उसको भेज करके और गोवंशों को संरक्षित कराया गया। तो किसानों की वो समस्या अब नगण्य है। कोई इधर मुझे लगता है कि 1 साल से तो कोई कंट्रोल रूम में कोई शिकायत इसकी नहीं आई है। और साथ ही लगातार चूँकि प्रधानों से संवाद और ग्रामीणों से भी संवाद रहता है, तो अब ये समस्या जो इनकी रत जगह की थी कि खेतों में फसलों को रखाने की, ये इनसे इनको निजात मिली है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में तो ये आपका मॉडल, और सरकार ने जो निर्देश गाइडलाइन जारी किए थे, आपने जो प्रयास किया, तो ऐसे में तो आपका ये मॉडल सफल है। दूसरे ज़िले भी इस तरीके से काम करें तो सफल हो सकते हैं। अब निश्चित रूप से चूँकि हमारे यहाँ गोआश्रय स्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैनुअली ये संभव नहीं था कि हम इसकी बेहतर निगरानी कर सकें। तो जो हमारा सीसीटीवी सर्विलांस मॉडल है और जो हमारी वेबसाइट और जो ये पोर्टल है गोवंशों की निगरानी का, ये बहुत अच्छा है। इसमें जो लोग निरीक्षण करने जाते हैं वो अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उस पर अपलोड भी करते हैं। रियल टाइम यहीं से कितनी बरसीम बची है, कितना चारा बचा है, गोडाउन में क्या है, सब दिखता है, मॉनिटर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग 24 घंटे निगरानी कराते हैं। 2 इसमें ऑपरेटर लगे हुए हैं, केयर टेकर। यहाँ मुख्यालय पर जो कंट्रोल रूम है ये क्रमशः घुमा करके गोआश्रय स्थलों को चेक करते रहते हैं कि कोई गोवंश बीमार है, कहीं सफाई की व्यवस्था का अभाव है, कहीं चारा खत्म हो गया है या डॉक्टर नहीं आया है। तो हर प्रकार देख करके उसका इनपुट, उनका नोट बनता है और वो नोट जो है प्रतिदिन एक डे अफसर यहाँ नामित है, वो देखते हैं और फिर अगर कोई ऐसी स्थिति हुई तो मुझे अवगत कराते हैं और उस पर फिर डीडीओ इसके नोडल अधिकारी है और सीडी और सभी जो उच्च अधिकारी हैं इसमें वो लोग निरीक्षण लगातार करके सुनिश्चित करते हैं कि गोवंश की जो हमारी प्रबंधन प्रणाली है, काउ शेल्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसमें कहीं पर भी किसी उस पर ना रहे। और पाक्षिक रूप से मेरे द्वारा सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, नोडल अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी बीडीओज, एसडीएम्स, इनके साथ इसकी
वर्चुअल या फिजिकल जैसी स्थिति बनती है अनिवार्यतः बैठक करके समीक्षा की जाती है। बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या रही है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो नीचे था, और दूसरा सिंचाई के संसाधन की बात आती है। तीसरा एक समस्या है कि जो नदियाँ थीं वो सूख गई थी, तालाबों की एक समस्या थी कि जिससे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रही थी, और इससे पेयजल संकट भी खड़ा हो रहा था और सिंचाई के लिए पानी की भी असुविधा थी। तो इस पे सरकार ने क्या किया है, आपने किन योजनाओं को जालौन में धरातल पर उतारा है, और बुंदेलखंड में किस तरीके का आप माहौल देखते हैं अब तमाम योजनाओं के बाद? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहा और सभी को निर्देश रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उनको संरक्षित रखा जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए, और हमेशा वो समीक्षा बैठकों में समय समय पर निर्देश भी जारी करते रहे हैं। उसी को आधार मान करके हम लोगों ने यहाँ पर जितनी हमारी वाटर बॉडीज़ थी उनमें अभियान चलाया गया, जल संरक्षण जन भागीदारी। होता क्या है कि शासकीय योजनाएं तब तक सफल नहीं हो पाती हैं अकेले जब तक उनमें जन सहभागिता ना हो। तो जब लोगों में ऑनरशिप का भाव आ जाता है तो तभी वह स्कीम सक्सेसफुल हो पाती है। तो हम लोगों ने इसको प्लान किया। एक यहाँ पर नून नदी थी पहले, और वो अपने उद्गम स्थल से काफ़ी वो पट करके ख़त्म हो गई थी। इस बार चूँकि जो पिछला बारिश था तो उसमें हम लोग विजिट किए तो सड़क के ऊपर तक पानी आ गया था और उसमें एक आध दुर्घटना भी हो गई थी। उसी समय ध्यान गया कि अगर ये नदी यहाँ से पानी को कैटर करके इसके कैचमेंट से चला जाता तो ये काफ़ी समस्या हद तक हल हो जाती। उस समय जेसीबी या वो लगा करके 2-4 जगह खुदाई भी कराई गई बारिश में, बट वो संभव नहीं था। फिर ड्रोन से सर्वे करा करके देखा गया कि कितनी लंबाई में अपने अस्तित्व को खो चुकी है। यद्यपि पूर्व में कुकर गांव के पास से 2019 और नदी के पुनर्जीवन के लिए प्रयास किए गए और आज भी वो वहाँ पर अच्छी चल रही है, लेकिन उद्गम स्थल से समाप्त हो जाने के कारण तो इसमें यह था कि इंटरवेंशन आवश्यक था। तो हम लोगों ने 14 किलोमीटर इस नून नदी को, जो इसका उत्प्रवाह क्षेत्र कम हो गया था, आइडेंटिफाई करके, और इसमें जो हमारे नदी विशेषज्ञ हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी, लघु सिंचाई के इंजीनियर्स, इनसे सर्वे करा करके और इसमें ये प्रयास किया गया कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। तो 12 गांव इसके किनारे पड़ते थे। तो जो यहाँ के एनजीओज हैं, जल सहेलियाँ हैं, ग्राम प्रधान हैं, और जो पीआरआईज हैं, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको, और माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण और माननीय जल शक्ति मंत्री यहीं से हैं, तो स्वयं उन्होंने आ करके 14 अप्रैल को यहाँ पर जो है वो श्रमदान किया, खुद फावड़ा चला करके प्रेरित किया लोगों को और संदेश दिया। इधर हम लोगों ने गांव में जल चौपाल लगाई और जल चौपाल लगा करके लोगों को बताया कि ये आपके क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो लोगों ने जो गांव से आ रहे नाला उसमें मिलते थे, होता क्या, इसमें बहुत सारे नाले उद्गम स्थल से मिलते थे जो इसको गति देते थे जल में, तो वो सब भी अपने खेतों में किसी ने जोत लिया था कुछ, तो उन नालों को अतिक्रमण मुक्त करा करके, उनकी खुदाई करा करके, और नदी की खुदाई जो है उसको संपूर्णता में कराने का संकल्प लिया गया कि ये करें, और ताकि इसमें पानी हमेशा रहे। नहीं तो नवंबर दिसंबर तक ये सूख जाती थी। तो अब इसकी खुदाई जो है वो शुरू हो गई। लोगों ने इस पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और खुद लोग आने लगे गांव में। जब सुने कि श्रमदान का अभियान चल रहा है तो जो नवयुवक थे, जो मजदूर थे, जिनको लगता था, उन्होंने स्वयं आकर किया। तो हम लोगों ने इसमें 5 चीज़ें रखी थी। चूँकि बुंदेलखंड की मिट्टी भी बहुत कड़ी है, तो इसमें बिना किसी शासकीय योजना की टोटल जन भागीदारी और CSR एक्टिविटीज से इसको खुदाई का वो हुआ। और इसमें मन, मजदूर, मशीन और जो मनोयोग और मनोबल, 5 संकल्प थे कि पहले आपके उसके लोगों को गांव में ये इस बात से बताया गया तो सबने कहा नहीं मन में है। तो लोग मजदूर पेड़ नहीं श्रमदान से तैयार हुए और इसके बाद जो है वो इस पे पूरे मनोयोग से अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए, और इसमें हम लोगों ने मशीन का भी प्रयोग करके और इसकी खुदाई जो है वो कराई गई। वो CSR एक्टिविटीज़ और जनसहभागीदारी का तो जी, इन सारे कार्यों से आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर इच्छा शक्ति हो, लोगों को प्रेरित किया जाए, योजनाओं से उनको जोड़ा जाए और उनको समझाया जाए, तो निश्चित तौर पे ऐसा काम हो सकता है और सरकार भी मदद करे तो और बेहतर हो सकता है। सर, एक दूसरी और समस्या है यहाँ पे हर घर नल योजना की। बुंदेलखंड में ज़्यादातर गहरे में पानी है या पानी खारा है। इन सारी चीज़ों के लिए जालौन में क्या प्रगति है इसकी? कि जालौन में हमारी जो पेयजल स्कीम्स हैं वो 921 गांव में हमें पेयजल
जो है इनको उपलब्ध कराना था। इनमें लगभग 575 गांव में हर घर जल की योजना पहुंच चुकी है और लोग बहुत आनंदित हैं और शेष में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिससे कि निकट भविष्य में हम लोग इसको हर घर जल पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। जहां तक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बात है, तो आप देख रहे होंगे जब तक जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, जन भागीदारी नहीं होती है, जन सहभागिता नहीं होती है, लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक कोई भी योजना अच्छे से चल नहीं सकती, जितनी भी स्कीम है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहा है हमारी टीम का कि एक तो हम लोग हर सप्ताह गांव में जन चौपाल करते हैं, तो जन चौपाल के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है। और जब वो बहुत सारी योजनाएं जो लोगों को वास्तव में पता ही निचले स्तर पर नहीं हो पाती हैं, तो इसका ये रहता है और फिर उनसे आह्वान करके और उनका साथ लेकर के इसको अच्छे से क्रियान्वित कराने से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल, अगर रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी नौकरियों की बात होती है। जैसे आपने कहा एनजीओ बनाए गए, एनजीओ ने काम किया और तमाम संविदा कर्मी रखे जाते हैं। तो गांव की तो बात हो गई, अब हमें बात करनी है शहरों की। तो जैसे उरई का ये मुख्यालय है ज़िले का, तो यहाँ पे नगर विकास भी काम कर रहा है, आप नोडल अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, तो सारी मीटिंग आप ही लेते हैं। तो यहाँ पर बेहतरी के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं कि शहर स्वच्छ भी हो, अच्छे पेयजल की व्यवस्था हो, आवागमन की व्यवस्था हो, और सर्दियों में शेल्टर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से सरकार की योजना यहाँ पे चल रही है? ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। इसमें बहुत ही सरकार इस बिंदु पे संवेदनशील रहती है। आपने देखा होगा कि चाहे बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बाढ़ की, सूखा की और शीत ऋतु की मीटिंग ले करके सभी कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश उनका रहता है। उस क्रम में हमारे जनपद में भी हम लोगों ने सब जगह शेल्टर होम बने हुए हैं और शीत ऋतु से पहले उनका निरीक्षण कर लिया जाता है। अभी ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है, हर गांव में पेयजल उपलब्ध रहे, बिजली की उपलब्धता रहे और किसानों को नलकूप उनके संचालित रहे, उनको पानी मिलता रहे सिंचन के लिए। तो इसलिए लगातार मीटिंग करके और एक कंट्रोल रूम हमारा काम करता है, जिससे हम पब्लिक से सीधे फीडबैक लेते हैं। और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जितने नलकूप हैं उनमें जैसे भी सभी संचालित हैं और जो 10-12 कभी ख़राब मिलते हैं उनको तत्काल उसी समय इसको ठीक कराया जाता है। फलस्वरूप किसानों को एक सार्थक रूप से अच्छे से ये माहौल मिला है कि वो अपना वो कर सकते हैं। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर देखिए जो फसल है, आज की तारीख में बुंदेलखंड में जालौन का किसान 3-3 फसल ले रहा है। पहले धान बोया, फिर मटर और गेहूँ, और अभी देखिए तो मूंग की खेती लगभग 60-70 हज़ार हेक्टेयर में ये मूंग की खेती कर रहे हैं। तो बिना पानी के तो संभव नहीं था। तो अब पानी को और इस पानी को संरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और वो भी जन सहयोग से ही और जन सहभागिता से उनको जागरूक करके कि सरकार की जो स्कीम है उसमें उनके ऑनरशिप का भाव आए। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, जैसे बुंदेलखंड का जो भौगोलिक स्थिति आप बताएं कि 3 फसलें हो सकती हैं, बाकी मैं देखता हूँ महोबा है, हमीरपुर है और बुंदेलखंड के जो ड्राई एरिया हैं, चित्रकूट है, यहाँ पे धान की फसलें कुछ ही सीमित ब्लॉकों में होती हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो क्या और दूसरे ज़िलों से जो बुंदेलखंड में नहीं आते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ की समस्याएँ क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? यहाँ पर एक तो आप देख रहे होंगे तो 3 तरफ से ये जालौन जो है नदियों से घिरा हुआ है। आप सदर्न उस पर देखेंगे तो आपका भिंड और इसमें पहुँच नदी 80 किलोमीटर की बनाती है, फिर इटावा है, औरैया है, कानपुर देहात और हमीरपुर। तो नदियों से घिरने के बाद भी जो हमारा कुठौंद का इलाका है, माधवगढ़ का इलाका है और जो डकोर और ये कदौरा का क्षेत्र है, यहाँ पर जलस्तर काफ़ी 5 साल का हम लोगों ने जब अध्ययन कराया तो नीचे गया था। तो उसको ये करने के लिए कि पानी की कभी सिंचन क्षमता उनकी न खराब हो और स्थिति बनी रहे, इसलिए लगातार इस पर काम करके ये किया गया कि पानी उपलब्ध रहे। तो उसी क्रम में सभी जो अमृत सरोवरों का निर्माण है और जल संरक्षण में सबसे बड़ा वो होता है कि हम पानी का संरक्षण करने से ज़्यादा उसकी खपत कम करें। जैसे आप मतलब वेस्टेज न जाए, बचत ही जो है वो उत्पादन है, मतलब उसका संरक्षण है। तो हम लोगों ने किसान यहाँ पर करीब 40-50 हज़ार हेक्टेयर में मेंथा आयल की खेती करते थे, मेंथा की, और मेंथा में 15 से 20 पानी लगता था। तो अब 15 से 20 पानी लगता था। जब उन्होंने देखा कि इस पानी से हम 3 फसलें इकट्ठा कर सकते हैं खेती, तो यहाँ के मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा और उनकी तारीफ़ करूंगा इस मामले में कि कितने वो चतुर हैं, निपुण हैं, कि जब हमारी कार्यशालाएं हुई केबीके पे और जो किसान पंचायत और
हम लोग किसान दिवस पर उनसे जब संवाद किए तो सब एक सहर्ष राजी हो गए कि हम लोग अब फसल चक्र अपनाएंगे ताकि पानी की जो है वो बचत रहे। इसलिए उन्होंने मूंग की फसल को लिया। चूँकि दलहन के मामले में जालौन बहुत अच्छा ज़िला रहा है, चाहे अरहर हो, चाहे मटर हो, चाहे मूंग है, इसमें तो हम लोगों ने मोटिवेट करके उनको ये किया। तो अब इस बार करीब, मैंने आपसे पहले भी बताया कि 60-70 हज़ार हेक्टेयर पे आपने मूंग यहाँ किसानों ने बोई हुई है। तो जल संरक्षण को अगर और ज़िले भी फसल चक्र अपनाते हैं, जो ज़्यादा पानी वाली फसलों को न बोएं और उनको मोटिवेट करें, तो इस तरह से जल संरक्षण कराया जा सकता है और किसानों को लगातार जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। आपने बुंदेलखंड के बारे में ये एक स्थिति यहाँ की बताई। जालौन के जिलाधिकारी ने यहाँ पे काम किया, धरातल पर उतर के काम किया। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला, पिछले एरिया में आता है, पिछड़ा हुआ है और यहाँ समस्याएं दूसरे ज़िलों की अपेक्षा दूसरे तरीके की हैं। तो इन सारी समस्याओं के बीच में डेवलपमेंट का रास्ता खोजना, किसानों को सहूलियत देना और सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना, शहरों को स्वच्छ रखना, इन सारे जो काम किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, अपने आप में अनूठे हैं और अलग तरीके के हैं और बुंदेलखंड में इस मॉडल को अपनाया भी जा सकता है। कैमरामैन दीपू के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज़, जालौन।